बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और बड़ी साजिश नाकाम हो गई है और इसके किरदार अब नया पैंतरा क्या बदलते हैं, कौन से नए हथियार लेकर आते हैं। दूसरा 2014 के धरने के किरदारों की चमड़ी उधड़ने के असबाब भी पैदा हो गए हैं और मौलाना इम्पोर्टेड मौलाना के ज़िक्र पर पीटीआई क्यों इतना तड़प उठी है, उसका इन दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ है। और तीसरा ये कि इमरान ख़ान ने एक और ख्वाब देखा था जो बिन खिले मुरझा गया है और उसकी भी तफसील है। फिर एक सवाल जो मुझसे कई लोगों ने किया, सवाल तो नहीं किया लेकिन तजवीज़ दी कि इस मसले पर कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि भी मैं तो कोई आलिम दीन नहीं हूँ लेकिन सवाल कर सकता हूँ, और वो सवाल ये है कि ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा क्यों जायज़ नहीं है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर थोड़ा सा जिक्र जस्टिस शौकत सिद्दीकी का, जिनको बरतरफ हुए इतने साल गुजर गए और उनकी बरतरफी कागज़ पर लिखी हुई बात है कि वो जुर्म बेगुनाही की बुनियाद पर थी, तो उनकी अपील आखिर कब सुनी जाएगी। इंतज़ार के अलावा क्या उनकी किस्मत में कुछ और नहीं है, और क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी उनको इंसाफ नहीं देंगे, जबकि वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि उनके साथ 100% ज़्यादती हुई और उनको नाइंसाफ़ी का निशाना बनाते हुए नौकरी से बरतरफ किया गया। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त साजिश क्या नाकाम हुई है। साजिश ये चल रही थी मुल्क में बेयकीनी फैलाने के लिए कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और साल डेढ़ साल से भी बात आगे चली जाएगी। इस साजिश की बुनियाद किसी बात पर नहीं थी, लेकिन साजिश का मकसद दो तरफ़ा साजिश हो रही थी। ये आपके इल्म में शायद पता ना हो कि दो तरफ़ा साजिश हो रही थी। एक तरफ इस साजिश का मकसद था कि पाकिस्तान को एक बेयकीनी का शिकार बनाकर इसके माशी प्रॉस्पेक्ट्स को तबाह किया जाए, और दूसरी तरफ ये लोग एक कैंपेन चला रहे थे कि जनाब देखें, हाफ़िज़ साहब जब से आए हैं मुल्क के मामलात बहुत दुरुस्त हो गए हैं और फिर से ये मुल्क सियासतदानों के सुपुर्द नहीं करना चाहिए, इसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए। और इस साजिश का एक सुरगना फैसल वडोडा, जो हर रोज़ टीवी पर बैठकर सियासतदानों के ख़िलाफ़ बात करता है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ बात करता है, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसके पीछे कोई ना कोई ताकतवर लॉबी मौजूद है। इतनी ताकतवर नहीं जितनी इस साजिश को कामयाब बना सके, लेकिन इत्तलान इनकी खिदमत में अर्ज़ है कि हाफ़िज़ साहब इनके भर्रे में न आए हैं न आएंगे, और अब तो खैर इसके इम्कानात वैसे भी ख़त्म हो गए हैं। तो फैसल वडोडा साहब जो है, दरअसल ये भी शेख रशीद की तरह गेट नंबर 4 के धुतकारे हुए मुलाजम हैं। अब गेट नंबर 4 की नौकरी नहीं करते, लेकिन गेट नंबर 4 से नीचे नीचे कुछ थोड़ी बहुत छोटी बड़ी खिड़कियां दरवाजे मौजूद हैं जिनका इनसे राब्ता है। उम्मीद है कि इसकी बहार भी चंद रोज़ा होगी और ये शायद एक आध महीने के बाद ये भी किस्सा परीना बन जाए, और वो टीवी चैनल जो इसको हर रोज़ बुलाते हैं उस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, वो इसका नाम तक भूल जाएं। तो साजिश नाकाम ये हुई है कि इलेक्शन का ऐलान हो गया है और इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाले हैं, यानी जो 28 जनवरी की तारीख थी उसमें 10 दिनों का इजाफ़ा कर दिया गया, और इस इजाफ़े के बाद मज़ीद किसी इजाफ़े का इम्कान नहीं, क्योंकि अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड किया कि इलेक्शन कमिश्नर और सदर आरफ उल्वी मिलकर इसका ऐलान करें, जिसके बाद ये इत्तेफाक हुआ और वो रास्ते भी बंद हो गए, वो तनाज़ा भी ख़त्म हो गया जो पीटीआई ने शुरू कर रखा था कि इख्तियार सदर का है कि इलेक्शन कमिश्नर का है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फ़ैसला देकर इस क़ज़िये को निमटा दिया, ख़त्म कर दिया कि जनाब दोनों बाहम मशवरा करके इलेक्शन की तारीख़ दें, और वो तारीख़ आ गई। तो अब इलेक्शन होंगे और साजिशी नाकाम हो गए, लेकिन साजिशों की एक दूसरी साजिश बदस्तूर चल रही है। ये सुबह के वक्त आसिफ जरदारी के पास होते हैं और वहाँ उनको बताते हैं कि देखें जी, मुस्लिम लीग तो अकेली अकेली सारी हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहती है और ये सारे सहूलतकारी मुस्लिम लीग के लिए, और ये पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद में बुनियादी किरदार अदा किया, पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि इंसाफ का तकाजा ये है कि सदर एक पार्टी का हो और वज़ीर आज़म दूसरी पार्टी का हो। इस तरह वो पीपल्स पार्टी को हलाशेरी देकर फिर मुस्लिम लीग के पास आ जाते हैं। यहाँ आकर कहते हैं कि देखिए जी, वो क्या स्कीम बन रही है, आपको 80 सीटें मिलनी हैं, 60 सीटें पीपल्स पार्टी को देने का फ़ैसला हो गया है,
भला बताओ कि ये 60 सीटें पीपल्स पार्टी कैसे ले सकती है और मुस्लिम लीग को सिर्फ 80 सीटें दी जा रही हैं। तो दोनों फरीकों से ये हमदर्दी हासिल करके माल खरा कर रहे हैं और माशाल्लाह दोनों फरीक इनको माल दे भी रहे हैं। कहानी हालांकि ये नहीं है, कहानी ये कि 80 और 60 सीटों वाली कहानी के पीछे अगर हम कहें ना कि नहीं मुबालगा हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, मुबालगा नहीं हो रहा है, ये सिरे से झूठ है। 0 से लेकर 100 तक अगर गिनती कर लें तो इसमें एक भी अदद ऐसा नहीं है जो इस साजिश की तायीद करता हो। अलिफ से लेकर ये तक ये झूठ गढ़ा गया है अपने ज़ाती माली मफादात के लिए या उस जहनीत की आबियारी के लिए, उस जहनीत की तस्कीन के लिए जो हमेशा इस मुल्क में इंतशार मांगता है कि इंतशार ही रहना चाहिए। सीधी सादी बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीत रही है। 2/3 अक्सरियत का दावा अभी बहुत क़ब्ल वक्त है, बहुत दूर की बात है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि हल्का वाइज सर्वे कम से कम पंजाब की हद तक मुकम्मल कर लिए गए हैं और बाकी सूबों में भी किसी ने किए ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्का वार सर्वे मुकम्मल करके अब दूसरी मरतबा उनमें फिर से सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में 2 चीज़ें मालूम की जा रही हैं। एक तो ये कि इस हलके में पार्टी की मकबूलियत कितनी है, यानी कि शेर का निशान अगर किसी को भी दे दिया जाए तो कितने लोग होंगे जो इसको वोट देंगे बगैर ये देखे कि उम्मीदवार कौन है। और दूसरा सर्वे इस बात का हो रहा है कि ये इस इलाके से जितने भी इलेक्टेबल्स हैं मुस्लिम लीग के या मुस्लिम लीग के बाहर वो लोग जो मुस्लिम लीग में आना चाहते हैं, उनमें से ज़ाती पोजीशन किसकी है, क्योंकि ये आपके इल्म में है कि इलेक्टेबल उसे कहते हैं जिसके पास, जिसकी जेब में अपना ज़ाती वोट किसी न किसी तादाद में हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 15,000 हो, चाहे 20 या 30,000 हो। हर तरह के इलेक्टेबल्स मौजूद हैं जो अपनी ज़ाती हैसियत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी खड़े हों तो वो जीतेंगे नहीं, लेकिन 20, 25, 30,000 वोट वो ले जाते हैं। तो चुनाचे फिर सर्वे के बाद जो फैसला होगा वो इस बुनियाद पर होगा कि फ़र्ज़ कीजिए इस इलाके में 40,000 वोट ऐसा है जो मुस्लिम लीग के निशान को वोट देगा बग़ैर ये देखे हुए कि उम्मीदवार कौन है, और 30,000 वोट जो है फ़लाँ इलेक्टेबल्स का है। तो चुनाचे बेहतर है कि इसको अपने साथ मिला लिया जाए ताकि 40 और 30 मिलकर 70,000 हो जाएँ। और इस हलके में माजी में कितने वोट पड़ते रहे हैं तो फिर पता चल जाएगा कि 70,000 वोट लेने वाला इस हलके से जीत जाता है। कई हलके ऐसे हैं जहां 1 लाख से ऊपर जीतने वाले को 1 लाख से ज़्यादा वोट लेने पड़ते हैं, तो वहां भी इसी हिसाब से सर्वे किए जा रहे हैं। तो सीधी सादी जो चीज़ नज़र आ रही है इस वक्त तक, पाकिस्तान में चीज़ें बदलती भी रहती हैं, टाइम टेबल भी बदलता है और बाज़ औक़ात नक्शा ही बदल जाता है। पाकिस्तान में ये होता है, प्रिडिक्शन इसलिए अक्सर इसमें रद्द-बदल इसीलिए होता है कि यहाँ कई चीज़ें गैर मुतवक्का तौर पर नाज़िल होती हैं, लेकिन उनको अगर एक तरफ रखें तो इस वक्त की सूरत-ए-हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन सादा अक्सरियत की तरफ बढ़ रही है। अब सादा अक्सरियत के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि कानून साज़ी बहुत ज़रूरी हो गई है, ऐसी कानून साज़ी जिसके लिए आइन में तरामीम करना पड़ेंगी, तो उसके लिए तो चाहिए 2/3 अक्सरियत। फिर ये एक मुश्किल मरहला होगा कि हुकूमत के साथ, हुकूमत को अगर मखलूत हुकूमत बनाना है तो कौन से इत्तेहादी ऐसे हो सकते हैं जो इसे ज़्यादा ब्लैकमेल ना करें और आइन साजी का मरहला है वो आसान हो जाए। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि कितनी भी ईमानदार पार्टी को आप इत्तेहादी बनाएं, वो अपनी पोजीशन से कुछ ना कुछ फ़ायदे उठाने की कोशिश ज़रूर करती है और इसी को सियासी ब्लैकमेलिंग कहा जाता है। नाज़रीन, ये जो 2017 का धरना था, 2018 का धरना, फैज़ाबाद धरना, इसके केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुसलसल 2 दिन ज़िक्र किया उस इम्पोर्टेड मौलवी का जो यहाँ आकर फसाद बर्पा करके पाकिस्तान से बाहर चला गया। 2-3 मरतबा ज़िक्र किया, तो उस पर PTI की जो तड़पन है वो देखने की काबिल है। अभी इनसे लोग सवाल करते हैं कि भाई अगर ताहिर अल-क़ादरी हिट होता है किसी चीज़ में तो PTI को क्या इससे नुकसान पहुंचता है। तो उसकी वजह जो है वो आप समझते होंगे, उसकी कुछ समरी मैं बता देता हूँ कि वजह क्या है। फैज़ाबाद का धरना तो पार्ट 2 था ना साजिश का। असल साजिश 2014 का धरना था और ये साजिश लंदन में तय हुई थी।
इस लंदन में ताहिर अल-कादरी मौजूद था, चौधरी शुजात मौजूद था, परवेज़ इलाही मौजूद था, इमरान खान मौजूद था। ज़ाहिर है ये चारों किसी के बुलावे पर वहाँ गए, और बुलावा देने वाला कौन था? आपको उसका नाम याद होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा भूल रहा है। कोई इस तरह का नाम था कि ज़हीरुश्शैतान। तो ज़हीरुश्शैतान ने इन चारों को बुलाया था और धरने का आर्डर दिया था कि आपने ये धरना इस तरह करना है, और उसके बाद फिर ये धरना दिया गया। और इस धरने में ये दो बातें तयशुदा थीं जो बड़ी तफसील तलब हैं, लेकिन खुलासा उनका दो फ़िक्रों में ये है कि जब मुज़ाहिरीन आगे बढ़ेंगे तो इनमें से तकरीबन 1000 के करीब जो पीटीआई के लोग होंगे, या 1500 के करीब ये तय हुआ था, वो मुसल्लह होंगे और वो फायरिंग करेंगे, पुलिस की जवाबी फायरिंग करेगी, और 40-50 लाशें तो लाजमन गिरेंगी, और उसके बाद तख्ता उलट दिया जाएगा। ये जनरल ने इनको यकीन दिलाया था। और दूसरा मरला ये था कि जब ये लाशें गिरेंगी तो अफरा तफरी पैदा होगी, और इसी दौरान एक ट्रेंड टोला, उसका ताल्लुक़ इमरान खान से भी था और ताहिर अल-कादरी से भी था और गिलगित के एक ग्रुप से भी था, कि ये ट्रेन टोला 200-250 अफराद का वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो जाएगा और नवाज़ शरीफ को कत्ल कर देगा, जिसके बाद ये टुंटा ही ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान को हुकूमत दे दी जाएगी। ये तो खैर फ़राड था, इसमें ये हिस्सा फ़राड था, क्योंकि इमरान खान को हुकूमत नहीं देनी थी, वो ज़हीरुश्शैतान ने खुद मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना था, ये भी तय था। इसी वजह से जब ये ईवान वज़ीर आज़म पर हमला का प्लान बेनकाब हुआ, तो नवाज़ शरीफ साहब एक दिन के लिए इस्लामाबाद से लाहौर आ गए थे, ये भी आपको याद होगा। तो ये प्लान हो गया नाकाम, और इसके साथ ही फिर वो चीनी सदर का दौरा भी मनसूख हुआ, सी पैक का मसला भी ख़राब हुआ, जो अभी तक सी पैक का दोबारा आगाज़ नहीं हो सका। 2014 और 2023 9 साल हो गए। 9 साल में इस सी पैक ने मुकम्मल भी हो जाना था, और पाकिस्तान को अरबों रुपए का नहीं, अरबों डॉलर का जो इजाफी नफ़ा था राहदारी की सूरत में और दीगर मामलात की सूरत में मिलना भी शुरू हो जाना था, और IMF का तो नाम ही पाकिस्तान के लोगों ने भूल जाना था। लेकिन इन शैतानों की वजह से ज़हीरुश्शैतान, इमरान, कादरी, चौधरी, और फिर इनके पीछे कौन था? जनरल राहील शरीफ, जो आखिर में फिर एक्सटेंशन का मुतालबा करता रहा, और एक्सटेंशन का मुतालबा मंजूर न होने पर 4 अरब रुपए का प्लाट उसने गोया के गन पॉइंट पर हासिल किया, और वो 4 अरब का प्लाट और दीगर मराहत लेने के बाद वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गया। तो अब जब मौलवी कादरी का जिक्र होता है तो PTI की तड़पन इसलिए है कि इनको भी अंदाज़ा हो गया कि मामला ये सिर्फ फैज़ाबाद धरने पर नहीं टलेगा, जिसमें जनरल फैज़ की शामत आती हुई नज़र आती है। यहाँ मैं ज़िमनी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि एक बात पर इत्तेफाक हुआ था कि जनरल फैज़ को इदारे की तरफ से निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किसी और इदारे की तरफ से अगर ये कैफ़र किरदार को पहुंचता है तो इदारा उसमें रुकावट भी नहीं बनेगा। चुनांचे अब जनरल फैज़ जो है वो बचता हुआ नज़र नहीं आता, लेकिन मामला ये रुकेगा नहीं। ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं कि बात 2014 के किरदारों तक पहुँचेगी, और उसमें किस किस की चमड़ी उधड़ती है ये हम अभी नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि कुछ न कुछ लोगों की चमड़ी उधड़ना है, और चमड़ी उधड़ने से मुराद सियासी या तादीबी इक़दाम से है, ये नहीं कि सचमुच वो छुरी चाकू से खाल उतारी जाएगी। इस दौरान खान साहब ने जेल से एक आखिरी चारा के तौर पर अपने वकीलों से मशवरा किया, और पहले पैगाम जारी किया कि मुल्क भर के वकील जो हैं वो तहरीक चलाएं। इसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि पार्टी के जो बची खुची क़यादत है, जिसको कोर कमेटी का नाम दिया जाता है, तो वो उनके साथ यानी आपस में वो राब्ते करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, और फिर ख़ान को अलीमा ख़ान और वकीलों के ज़रिए सारी रिपोर्ट पहुंच जाती है। तो उन रिपोर्टों में ये ख़ान को बताया गया था कि जनाब अवाम तो नहीं निकल रहे, और अवाम के निकलने का कोई इम्कान भी नहीं है। सूरत हाल ही ऐसी है कि लोग मायूस हैं। यानी ये बताया गया कि हाँ, लोग तो हमारे साथ हैं, लेकिन क्या करें, वो मायूस हैं। ऊपर से पुलिस की सख्ती हैं, वो लोगों को पकड़ती है, घरों पर छापे मारती है, और जो नहीं मिलता उसके
والد کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اس کے بھائی کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ تو عوامی تحریک کا تو کوئی اس سر دست امکان نہیں ہے، کوئی چانس ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس پر خان نے پھر کہا کہ اچھا تو وکیلوں کو متحرک کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وکیلوں کو ایک پریکٹیکلی ایک استثناء حاصل ہے پولیس کارروائیوں سے، نہ تو ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں، نہ ان کی گرفتاری اتنی آسان ہوتی ہے، اور نہ ہی ان لاٹھیوں سے ان کا سر پھاڑنا پولیس افورڈ کرتی ہے۔ تو چنانچہ وکیلوں کو کھلی چھٹی ہوتی ہے، تو بھی ان سے کہیں کہ یہ تحریک چلائیں۔ ایک پیغام بھی جاری کیا کہ ملک کے وکیل ملک کو بچانے کے لیے، آپ نے وہ سن لیا ہوگا کہ یہ سب نکل آئے میدان میں اور ملک کو بچائیں، اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، پتہ نہیں کیا گیا، اس کی منطق جو ہوتی ہے عجیب لاجانی قسم کی منطق پر مبنی، ایک لاجانی قسم کا لغو قسم کا ایک اپیل نامہ اس نے جاری کیا۔ تو لیکن جناب جس دن یہ اپیل جاری ہوئی ہے، اپیل تیار جس دن ہوئی ہے، جاری تو اگلے دن ہوئی ہے، اپیل تیار جس دن ہوئی ہے، اس دن سپریم کورٹ بار جو عمران خان کا آخری مورچہ تھا وکلاء کے محاذ پر، وہ عمران خان سے چھن گیا، اور یہ ایک بڑی ڈیفیٹ تھی جو عمران خان کو ہوئی، جس پر جتنا کچھ زیادہ تبصرہ کر سکے اور اس واقعے کی اہمیت کو جتنا بیان کر سکے کم ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ بار کا الیکشن کوئی پارٹی ہار جائے تو اس پارٹی کو بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ تو روٹین کی بات ہے، کبھی کوئی پارٹی جیت جاتی ہے، کبھی کوئی پارٹی۔ لیکن یہ مسئلہ اس لیے اہم تھا کہ ایک چیز اسٹیبلش کر دی گئی تھی، اور اسٹیبلش کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو آسمانوں سے نازل کیے گئے تھے کچھ افراد ٹی وی پر اور میڈیا پر، اخبار پرنٹ میڈیا میں بھی، وہ ابھی تک اپنی مسندوں پر براجمان ہے۔ چند ایک لوگ ضرور فارغ ہوئے ہیں، لیکن اکثریت ان کی برقرار ہے، اور وہ اکثریت زہریلا اور منفی پروپیگنڈا کرنے میں کوئی کمی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان پر کب ہاتھ ڈالا جائے گا، کیونکہ ہاتھ ڈالنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے سارے پروگرام انتشار کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک چیز اسٹیبلش کر دی تھی کہ عمران خان عوام کا مقبول ترین نمائندہ ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ عوام جس طرف ہوتے ہیں وکلاء بھی اسی طرف ہوتے ہیں، اور وکلاء بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ 85% وکلاء عمران خان کے ساتھ ہیں، اور 15% وکلاء جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف ہیں، JUI کی طرف ہیں، جماعت اسلامی کی طرف ہیں، ANP کی طرف ہیں، MQM کی طرف ہیں، اور وہ 15% اور 85%۔ حالانکہ یہ بیانیہ اس لیے بھی جھوٹا تھا کہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں پاکستان بار سمیت ملک کی جو مجموعی طور پر بار کونسلوں اور ایسوسی ایشنوں کے جو انتخابات ہوئے تھے، ان میں اکثریت میں PTI ہاری تھی، اکثریت میں۔ لیکن ظاہر سپریم کورٹ بار کا الیکشن وہ جیت گئی تھی، جہاں ایک ٹاؤٹ وکیل جو تھا وہ صدر بننے میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہاں اب یہ سپریم کورٹ بار کا جو ادارہ تھا، یہ ایک فیصلہ کن اشارہ ہونا تھا کہ کون کس کے ساتھ ہے، وکیل کس کے ساتھ ہے۔ تو وہاں جو نتیجہ آیا اس کا تو عمران خان کو یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ یہ جو جا کر ملتے رہتے ہیں، اعتزاز، کھوسے اور اس طرح کی دوسری تیسری چیزیں جو عمران خان کو ملتے رہتی تھی، انہوں نے عمران خان کو بتایا تھا کہ جناب وکلاء تو چھا گئے ہیں، وکلاء میں تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرے کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہاں سے جو رزلٹ آیا، وہاں وہ جناب بھاری اکثریت سے، بھاری ترین اکثریت سے نون لیگ کا اور عاصمہ جہانگیر گروپ کا جو صدر تھا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ جناب ہار گئے، بری طرح ہار گئے، تھوڑے بہت فرق سے نہیں ہارے، بہت بری طرح۔ تو یہ اس کی مایوسی ڈن ہو گئی۔ اب جو تحریک وکیلوں سے جو تحریک چلانے کا جو اس نے مطالبہ کیا، اس پر بھی وکیلوں نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ زور لگانا پڑے گا، زور لگا کر دیکھ لو، کچھ بھی نہیں نکلنا۔ کوئی وکیل PTI کے لیے سڑکوں پر نہیں آئے گا، سوائے وہ 15-16 یا 1.5 درجن 2 درجن لاہور کی وکیل ہیں اور اتنے ہی اسلام آباد کی وکیل ہیں، وہ اگر آپ سڑکوں پر آگے تو آگے، ان کے علاوہ کوئی وکیل سڑکوں پر نہیں آنے والا۔ اور اس کا مظاہرہ پچھلے 1 سال میں 4 مرتبہ ہو چکا ہے۔ عمران خان نے پہلی مرتبہ یہ بات نہیں کی، 4 مرتبہ وکلاء کی تحریک چلانے کا پروگرام ڈن ہوا اور ٹھوس ہوا، اب یہ 5واں ٹھوس ہونے والا ہے۔ ناظرین، جسٹس شوکت صدیقی جنرل فیض کے قہر کا نشانہ بنے تھے، اور ثاقب نثار، کھوسا، یہ سارے ٹولے نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ مس کنڈکٹ کیا کیا؟ جنرل فیض جسٹس شوکت صدیقی کے پاس، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، پہنچا اور کہا کہ مریم نواز کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ضمانت نامہ کو دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا، جو قانون کے مطابق ہوگا وہی فیصلہ کروں گا۔ اس بات پر وہ فیض فرعون
उस वक्त फ़िरौन बना हुआ था, आजकल चूहा बना हुआ है। ये भी इनकलाबात हैं ज़माने के। तो उसने इनको बरतरफ करा दिया। वो अलग कहानी, वो बयान नहीं कर रहा किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के टाउट जज जो थे वो इस्तेमाल हुए। इसके ख़िलाफ़ फिर उन्होंने नज़र षानी की अपील की। जो बिंदियाल दबा कर बैठा रहा, उसकी बारी नहीं आने दी गई। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, तो शौकत सिद्दीकी साहब ने एक मरतबा फिर अपील की है कि मुझे मेरा केस सुना जाए और जल्दी सुना जाए। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को तो पता है कि क्या हुआ था उनके साथ, और फिर ये भी है कि काजी साहब ने कहा है कि हम केसों को दबाएंगे नहीं, बल्कि जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करने की पॉलिसी अपनाएंगे। तो उनसे उम्मीद की जा सकती है, अपील भी की जा सकती है कि एक बेगुनाह और कीमती जज को फारग करके एक अदलिया को नुकसान पहुंचाया गया, उसका इजाला करने का वक्त आ गया। तो नाज़रीन, इसी के साथ फिर इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।